एक महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग के बीच अब रूस का प्लान यूक्रेन के तेल भंडार को खत्म करने का लग रहा है। इसीलिए खार्किव, जतोमर और कीव में तेल डिपो पर हमलों के बाद अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के शहरों पर धावा बोल दिया। रूसी सेना ने लवीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिनमें एक मिसाइल ने वहां एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से वहां भीषण आग लग गई। ऊंची लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। जले हुए तेल से निकला धुआं शहर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ता दिखाई दिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो और भड़कती गई। घंटों की कोशिश के बाद भी तेल डिपो में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका। बताया गया कि वहां हुए हमले में 5 लोग घायल हो गए। воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов। रूस ने लवीव पर यह हमला शनिवार को किया, जिसकी तबाही का वीडियो 2 दिन बाद सामने आया। और ऐसी ही तबाही शहर के कई हिस्सों में भी मची, जहां रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया। क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें शहर पर बरसा दी। लवीव पर रूस के इस ताबड़तोड़ हमले ने सभी को चौंका दिया। असल में रूसी सेना अब तक यूक्रेन के पूर्व के शहरों को निशाना बना रही थी, लेकिन अब उसने यूक्रेन के पश्चिम के शहर पर भी धावा बोल दिया। पोलैंड की सीमा के पास बसा यह शहर अब तक भीषण हमलों से बचा हुआ था, लेकिन रूस ने इस शहर को ठीक उसी दिन निशाना बनाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे। तभी रूस ने लवीव में तेल डिपो के अलावा लड़ाकू विमानों की मरम्मत करने वाली एक वर्कशॉप और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम को भी मिसाइल से उड़ा दिया। लेकिन रूस का सबसे बड़ा हमला तेल डिपो पर हुआ, जिसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। बताया गया कि रूसी सेना एक सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक तेल डिपो को तबाह कर रही है, और ऐसा करके वो यूक्रेन की सेना को तेल की एक एक बूंद के लिए तरसाना चाहती है, क्योंकि तेल ही नहीं रहेगा तो यूक्रेन की सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के उन शहरों पर ज्यादा हमले कर रहा है जहां तेल के भंडार बनाए गए हैं। लवीव पर हमले के तुरंत बाद ही रूस की मिसाइलों ने लुत्स्क शहर में बने एक बड़े तेल डिपो को भी तबाह कर दिया। आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। उधर रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुद्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए, और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया। वहीं रूस ने राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना की कुछ गाड़ियों पर स्ट्राइक कर दी। यह हमला रूस की फौज ने आसमान से किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ दिखा कि रूस ने कीव की सड़कों पर खड़ी यूक्रेन की फौज की 2 गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के लिए रूस की सेना ने आसमान से अपने शिकार को सटीक निशाने पर लिया। यूक्रेन की सेना की 2 गाड़ियों के टारगेट पर आने के बाद रूस ने अपनी रणनीति को असलियत में उतारा और उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन की फौज की उन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनके आसपास मौजूद चीजें भी तबाह हो गई। और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने का दावा किया। जंग शुरू होने के बाद से ही रूस कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटा है, और अब उसने शहर में घुसने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना कीव के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होती दिखी। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक नदी पर सेना के बनाए पुल से गुजरती नजर आईं। नदी पार करने के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया,
ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई। और तो और आसमान से दुश्मनों की टो लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। कहीं गाड़ियां जलती दिखी तो कहीं घरों की शक्ल बदल गई। वहां एक बिल्डिंग का तो एक भी कांच सही सलामत नहीं बचा। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह सेना के टैंकों ने ले ली और कई इलाकों में आग के शोले धधकते दिखे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े। हालात इतने बुरे थे कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, जिसके बाद घायलों को उनके साथी उठाकर अस्पताल तक ले गए। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दूसरी मशीनों की ताकत को रूस ने दिखाया। वीडियो में एक ऐसा रडार भी दिखाया गया जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में विमान की सीमा और उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो में इस रडार के अलावा रूस की फौज का एक ट्रक दिखा जिस पर उसका झंडा लगा था। रूसी सेना का एक टैंक भी इसमें शामिल रहा जो दुश्मन पर दागने के लिए कई मिसाइलें लाता नजर आया। रूस ने ये कदम दुश्मन को ये दिखाने के लिए उठाया कि वो उसके घर में घुसकर किस हद तक तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग के दौरान काला सागर में यूक्रेन के कई तटों को घेर लिया है, यानी एक तरह से इन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री रास्तों के जरिए यूक्रेन का संपर्क दूसरे देशों से कट गया। इससे यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ी चोट पहुंची। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अब वहां से जहाजों के आने जाने पर रूस की नजर है। यही नहीं, रूस की नौसेना ने इसी काला सागर से यूक्रेन पर हवाई हमले भी तेज कर दिए। वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 आसमान से जमीन पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए दिन ढलते ही रूस के लड़ाकू विमान ने हवा में उड़ान भरी और फिर रात में उसने यूक्रेन के हथियारों के एक गोदाम को निशाने पर ले लिया। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी। पल भर में ही रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के गोदाम तक पहुंच गई और उसके निशाने से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद वहां आग और धुएं का एक गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा भंडार जमा किया हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई जंग में दोनों सेनाओं को जबरदस्त नुकसान होने की आशंका जताई गई। वहां से आए एक वीडियो में सेना के कई टैंक तबाह दिखाई दिए, जिनमें कुछ यूक्रेन के थे तो कुछ रूस की फौज के। दावा किया गया कि कीव में लड़ी जा रही लड़ाई से दोनों ही सेनाओं को खासा नुकसान हुआ। वहां सड़क पर एक टैंक को तो जवानों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उस पर कालिक की परत चढ़ी दिखी। वहीं इस लड़ाई में एक रॉकेट लॉन्चर की तो शक्ल ही बदल गई। वो जिस ट्रक से जुड़ा हुआ था उसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा वहां मौजूद कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों की ऐसी ही हालत दिखी। कुछ जगहों पर तो जमीन पर हथियार भी बिखरे नजर आए। वहीं शहर में लगे कुछ साइन बोर्ड का रंग फीका दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन के लोगों ने रूसी फौज को चकमा देने के लिए उनमें लिखी जानकारियां मिटा दी थी। उधर यूक्रेन ने खेरसोन के कुछ इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। इस महीने की शुरुआत में रूस ने इस शहर पर अपने कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां के कुछ इलाकों से रूस के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया और सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेरसोन के एक सुनसान इलाके में उसके सैनिक हथियारों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बार फिर अपने शहर में दाखिल होने की खुशी साफ दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि वहां कई दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद उनके सैनिकों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजर रहे एक रूसी ट्रक के परखचे उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से ट्रक में हुए ब्लास्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक ट्रक सड़क से गुजरता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह रूसी सेना का ट्रक था जो यूक्रेन की बिछाई लैंडमाइन का शिकार हुआ। वीडियो के शुरुआती हिस्से में ट्रक दनादन सड़क से जाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर बिछाई बारूदी सुरंग पर चढ़ा, उसके परखचे उड़ गए।
विस्फोट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। खबर है कि यह ट्रक डोनेस्क शहर में यूक्रेन की सेना के अड्डे तक पहुंचना चाहता था। डोनेस्क वही जगह है जिसे रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले अलग देश की मान्यता दी थी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के निकोलेव में बारूदी सुरंगों की तलाश तेज कर दी गई। वहां इस काम में विस्फोटकों को ढूंढने वाली विशेषज्ञों की एक टीम लगाई गई और इसी टीम के कुछ सदस्य एक खुले मैदान में पहुंचे जहां वो अपने उपकरणों के साथ बारूदी सुरंगें तलाशते नजर आए ताकि इनसे आम लोगों और सेना के जवानों को नुकसान न पहुंचे। अब तक ये टीम दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े पुराने बमों और उपकरणों को ढूंढकर नष्ट करने का काम करती थी, लेकिन पुतिन की सेना के हमले के बाद ये टीम रूसी बमों और रॉकेटों को भी ढूंढने में जुट गई। विस्फोटक ढूंढने वाली इस टीम का काम इसलिए काफी अहम है क्योंकि युद्ध के बावजूद कई लोग अब भी इस इलाके में टिके हुए हैं जो रोजमर्रा की चीजों के लिए अक्सर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये लोग रूसी विस्फोटकों की चपेट में ना आए, यही इस टीम की कोशिश है। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन की फौज को युद्ध में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम के एक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई टैंक पूरी तरह से तबाह दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक रूसी सेना के थे और यूक्रेन ने अपने हमले से इन्हें ध्वस्त किया था। यही नहीं, कई रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात भी कही गई। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें तबाह नजर आईं। हमले इतने जोरदार थे कि कुछ घरों की छतें भी जल गईं। एक गैस स्टेशन भी पूरी तरह से बर्बाद दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने रूस की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन ने गोलाबारी वाले इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की बात भी कही। कब्जे के बाद यूक्रेन का एक जवान इलाके में गश्त करता दिखाई पड़ा। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक फोटो दीवार पर लगी दिखी जिसमें उनके सिर के बीच में गोली मारे जाने का निशान बना था। खबर है कि वहां के लोगों ने यह तस्वीर विरोध दर्ज कराने के लिए लगाई थी। वहीं यूक्रेन की सेना ने युद्ध में रूस की टैंकों की टुकड़ी स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन में शामिल कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना के लिए यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस के शहर स्टालिनग्राद में इस टुकड़ी ने हिटलर की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन इस बार यूक्रेन की सेना ने ट्रोस्टेनेट्स शहर में जंग के दौरान स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन में शामिल कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें जंग के बाद वहां रूसी सेना के कई टैंक बुरी तरह से जले दिखाई दिए, जबकि एक टैंक से आग की लपटें निकलती नजर आईं। इस दौरान वहां मौजूद यूक्रेन का एक सैनिक बर्बाद और जले हुए टैंकों के सामने खड़ा दिखा और कैमरे पर यह बताने की कोशिश करता रहा कि कैसे उसने और उसके साथियों ने मिलकर रूसी सेना के इन टैंकों को तबाह कर दिया। इसी वीडियो में स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन के कुछ और टैंक भी दिखे जिन पर यूक्रेन के सैनिक बैठे नजर आए। एक सैनिक तो टैंक के अंदर झांकने की कोशिश करता रहा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में तबाह हुए टैंकों के टुकड़े आसपास बिखरे दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से इन टैंकों को निशाना बनाया गया हो। मतलब यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर पुतिन के दांत ऐसे खट्टे कर दिए कि जिस मकसद से उन्होंने यूक्रेन का युद्ध छेड़ा था उन्होंने उस मकसद की ही तिलांजलि दे दी है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन बस किसी तरह यूक्रेन में अपनी भद पिटने से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाने के अपने टारगेट को टाटा बाय बाय कह दिया और एक नए प्लान पर काम करना शुरू किया है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का दावा है कि पुतिन का नया प्लान है यूक्रेन के 2 टुकड़े करना, कुछ उसी तरह जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया के 2 टुकड़े हो गए। एक बना था उत्तर कोरिया, दूसरा दक्षिण कोरिया, और आज दशकों बाद भी दोनों के बीच दुश्मनी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन भी यूक्रेन के अंदर उत्तर और दक्षिण कोरिया बनाने की फिराक में हैं। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने 2 टूक कहा कि पुतिन समझ गए हैं कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना तो उनके बस से बाहर, इसलिए अब वो यूक्रेन का बंटवारा करके अपनी साख बचाने की कोशिश में है, जिसके लिए वो यूक्रेन के उत्तर से नीचे दक्षिण तक एक लकीर खींचकर यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। इनमें एक होगा यूक्रेन का वो हिस्सा जिस पर रूस की सेना का कब्जा है और दूसरा होगा वो जहां अब भी यूक्रेन का राज है। अगर यूक्रेन के नक्शे को देखें तो पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना की अच्छी खासी मौजूदगी है। रूस यूक्रेन के क्राइमिया पर 8 साल पहले ही कब्जा कर चुका है। वहीं से रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में घुसी और खेरसोन पर कब्जा कर लिया। इसके आगे दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर रूस ने गोले, मिसाइल, रॉकेट बरसाकर उसे बर्बाद कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आते हैं डोनेस्क और लुहांस्क के वो इलाके जिनके बड़े हिस्से पर यूक्रेन के उन अलगाववादियों का कब्जा है जो रूस के खेमे में। फिर ऊपर पूर्व में खार्किव प्रांत, उत्तर पूर्व में
सुमे प्रांत, उत्तर में चेर्निव और चेर्नोबिल के काफी हिस्से पर रूस की सेना मजबूती से टिकी हुई है। यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी हिस्से में रूस की सेना कहीं नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि यहीं से रूस एक लकीर खींचकर यूक्रेन को दो टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। एक होगा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन और दूसरा पश्चिमी यूक्रेन। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का तो यह तक कहना है कि रूस यूक्रेन के जिन जिन हिस्सों पर कब्जा कर चुका है वो वहां अपनी सरकार बैठाने की तैयारी भी कर रहा है। 24 फरवरी को पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर धावा बोलने का ऑर्डर दिया था। तब पुतिन ने कहा था कि उनका मकसद यूक्रेन की सेना को खत्म करना और वहां की नाजी सरकार के अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाना है। लेकिन जंग को 1 महीना बीत जाने के बाद भी रूस अपने दोनों मकसदों को हासिल नहीं कर पाया है। बल्कि 3 दिन पहले तो रूस ने अपने इन दोनों मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया। रूस ने कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य की पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने मुख्य लक्ष्य बताया पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके की आजादी। रूस के इस बयान ने रक्षा विशेषज्ञों को असमंजस में डाल दिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि रूस ने बस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके को आजादी दिलाने के लिए अपनी इतनी ताकत झोंक दी थी। अगर मकसद सिर्फ डोनबास ही था तो फिर उत्तर और दक्षिण में कहर ढाने की क्या जरूरत थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि डोनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। रूस शुरू से उन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेट्स्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। यानी रूस की माने तो यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है। बल्कि पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रूस का सोचा समझा बयान है ताकि अमेरिका और यूक्रेन को कंफ्यूज किया जाए, या फिर पुतिन वाकई यूक्रेन पर धावा बोलकर अपने हाथ जला चुके हैं? यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने इतनी मिसाइलें दागी कि शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए, जिसकी एक तस्वीर बशकामका इलाके से आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग जब अपने घरों की तरफ लौटे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रूसी हमले की वजह से पूरा का पूरा गांव उजड़ चुका था। जिन जगहों पर कभी घर हुआ करते थे वहां अब बस उनका मलबा बचा। Турка в підвалі, вона посипалася. Це було дуже страшно. इलाके की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूस की मिसाइलों ने वहां कितना कहर बरपाया होगा। कहीं छत जमीन से जा लगी तो कहीं दीवारों का नामो निशान मिट गया। हर तरफ टूटे खिड़की दरवाजे और बर्बाद सामान नजर आया। वहीं कुछ लोग तो इस हमले में बच गई एक कार को वहां से ले जाने के लिए पेट्रोल लेकर वहां पहुंचे। इस बीच यूक्रेन अब रूस पर उड़ने वाले बमों से हमले की तैयारी कर रहा है। स्विच ब्लेड ड्रोन यानी उड़ने वाले ये बम रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल साबित हो सकते हैं, क्योंकि रूस ने अपने सैकड़ों टैंक यूक्रेन के साथ जंग में उतारे हैं, जो अलग अलग शहरों में यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो पल भर में रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर सकता है। खबर है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका उसे 100 स्विच ब्लेड ड्रोन दे रहा है। विस्फोटकों से भरे ये स्विच ब्लेड ड्रोन होते तो छोटे हैं, लेकिन इनका वार बहुत सटीक और घातक होता है। ये आसानी से कहीं से भी दागे जा सकते हैं और एक बार अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के बाद इन्हें रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। दुश्मन के ठिकाने की तरफ बढ़ते इस खतरनाक बम को दूर बैठकर भी आसानी से चलाया जा सकता है और कई किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों को तबाह किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लगे कैमरे की वजह से ये पहाड़ियों, इमारतों, जंगलों में छिपे दुश्मनों को भी ढूंढ निकालता है और एक बार निशाना मिल जाए तो फिर यह आसमानी आफत बनकर उस पर टूट पड़ता है। जैसे ही स्विच ब्लेड ड्रोन किसी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर गिरता है, इसके अंदर भरा विस्फोटक उसे धमाके के साथ उड़ा देता है। यानी एक आत्मघाती हमलावर की तरह काम करता है, जिससे दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। स्विच ब्लेड ड्रोन बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसे कई किलोमीटर दूर बैठकर भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले ये ड्रोन 2 तरह के होते हैं। पहले है स्विच ब्लेड 600,
जिसका वजन करीब 25 किलो है और वो हवा में 40 मिनट तक उड़ सकता है। ये ड्रोन 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरता है और विस्फोट से उसे उड़ा देता है। जबकि दूसरा है स्विचब्लेड 300, जिसका वजन सिर्फ 2.5 किलो होता है और ये करीब 15 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकता है। महज 20 इंच की लंबाई वाले इस ड्रोन को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और ये 10 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकता है। उधर युद्ध के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे सेना के अधिकारियों और सैनिकों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। यूक्रेन में पिछले 1 महीने से जंग चल रही है। रूस की सेना कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है, जिनके सामने यूक्रेन के सैनिक ढाल बनकर खड़े हैं। कई शहरों में तो उन्होंने रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ उन्हें पीछे तक धकेल दिया। उन्हीं जांबाज सैनिकों और अधिकारियों से राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूसी सैनिकों को धूल चटाने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। बाद में ज़ेलेंस्की ने देश के लिए जंग लड़ रहे उन सैनिकों का उत्साह भी बढ़ाया। रूसी सेना से 2-2 हाथ करने वाले जवानों और अधिकारियों को सम्मानित करने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जंग के दौरान बच्चों की चोरी का आरोप लगाया और यह दावा किया कि मारियोपोल शहर से रूस की सेना ने 2000 से ज्यादा बच्चों की चोरी कर ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में यह आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि रूस ने मारियोपोल शहर से नागरिकों को निकालने के दौरान बच्चों को चुरा लिया। ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि रूसी सेना मारियोपोल शहर में आने जाने वाले हर रास्ते को बंद कर चुकी है और जान बचाने के लिए दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे लोगों को निशाना बना रही है। कुछ रोज पहले ही रूसी सेना ने इसी मारियोपोल शहर में मौजूद एक थिएटर को मिसाइल से निशाना बनाया था और इस हमले में यूक्रेन की तरफ से 300 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। तो वहीं रूस की सरकार ने अपनी मीडिया को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू न दिखाने की चेतावनी दी। हालांकि ये इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाना है, इसके लिए कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन जिन वेबसाइट और रूसी टीवी चैनलों ने ज़ेलेंस्की का ये इंटरव्यू प्रसारित किया, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही कानूनी नोटिस भी जारी करने की बात कही गई। असल में ज़ेलेंस्की ने रूस के कई पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत की थी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस जंग के लिए फिर रूसी नेतृत्व यानी सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु और केमिकल हथियार नहीं है। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में उन्होंने रूस से बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए रूस की सीक्रेट सर्विस ने एक किलर स्क्वाड भेजा। यूक्रेन के मुताबिक रूस की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए 25 खतरनाक हत्यारे पकड़े गए, जिन्हें स्लोवाकिया की सीमा के पास यूक्रेन के पश्चिम में बसे एक शहर से गिरफ्तार किया गया। दावा किया गया कि रूस की सीक्रेट सर्विस की तरफ से भेजी गई इस टीम को कीव में तबाही फैलाने और ज़ेलेंस्की की हत्या करने का काम सौंपा गया था। यूक्रेन के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा बार ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। उसने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, जबकि 1 महीने से चल रही जंग को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की कई बार पुतिन से सीधी बातचीत के लिए कह चुके हैं। और उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक होगी, जिसके बाद युद्ध रोकने का कोई रास्ता निकलेगा। ब्रिटेन के एक अखबार ने भी ये दावा किया कि पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के लिए तैयार हो गए हैं और जल्द ही दोनों के बीच होने वाली बैठक के लिए तारीख और जगह तय होगी। लेकिन इन तमाम अटकलों और उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने दोनों नेताओं के बीच बैठक से इनकार कर दिया। результат, который будет достигать принципиальных। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कई बार जंग रोकने के लिए पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहने की बात कह चुके हैं। Бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта. हालांकि ज़ेलेंस्की इस बात की भी आशंका जता चुके हैं कि अगर पुतिन जल्द बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। दोनों देशों के बीच अभी तक 4 दौर की बातचीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक युद्ध रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। इस बीच जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के किक बॉक्सिंग चैंपियन
मक्सिम कगल की मौत हो गई। उन्होंने रूस के विरोध में बीते दिनों हथियार उठा लिए थे। लेकिन अब जंग के मोर्चे से उनकी मौत की खबर आई, जिससे उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया। बताया गया कि उनकी मौत मारियोपोल में रूसी गोलाबारी से हुई। पिछले महीने शुरू हुए रूस के हमलों के बाद इस किक बॉक्सिंग चैंपियन ने सेना की वर्दी पहनने का फैसला लिया था। फिर उन्हें यूक्रेन की सेना की तरफ से मारियोपोल में तैनात किया गया, जहां उन्होंने रूसी सेना से लोहा लिया। रिंग में अपने विरोधियों को पटकनी देने वाले मक्सिम कगल यहां भी इसी तरह पुतिन की पलटन को जवाब देते रहे, लेकिन इसी दौरान अपने देश की रक्षा करते हुए उनकी मौत हो गई। तो वहीं रूस की टेनिस खिलाड़ी वेरा जोनरोवा ने यूक्रेन युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने अमेरिका में जारी मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान अपना विरोध जताया और इसके लिए वो एक ऐसी टोपी पहनकर टेनिस कोर्ट पर उतरी जिस पर नो वॉर यानी युद्ध नहीं का नारा लिखा हुआ था। बेशक ये नारा उनकी टोपी के किनारे पर लिखा था, लेकिन इसका मतलब सीधा और साफ था। यही नहीं, रूसी खिलाड़ी वेरा जोनरेवा ने अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति पर भी सवाल उठाए। मायामी ओपन के इस मुकाबले में भले ही इस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी इस कोशिश से यूरोप समेत दुनिया के कई देशों के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। इससे पहले यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी, जिनमें टेनिस भी शामिल है। यही वजह है कि इस रूसी खिलाड़ी को भी अपने देश के नाम और झंडे के बिना इस टूर्नामेंट में उतरना पड़ा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को पुतिन पर दिए अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़ गया, क्योंकि विवादास्पद बयान के बाद दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं ने उनकी आलोचना की और 24 घंटे के अंदर ही बाइडेन अपने बयान से पलट गए। विवाद बढ़ने पर जब पत्रकारों ने बाइडेन से सवाल किया कि क्या आप पुतिन को सत्ता से हटाकर वहां नया शासन लाना चाहते हैं, तो इस पर बाइडेन ने जवाब दिया नहीं, यानी उनका इरादा पुतिन को सत्ता से हटाने का नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले बाइडेन ने अपने पोलैंड दौरे के आखिरी दिन यूक्रेन युद्ध के लिए व्लादिमीर पुतिन की काफी आलोचना की थी। इस दौरान उन्होंने रूस में पुतिन की अगुवाई वाली सरकार का विरोध किया था। अपने भाषण के इस आखिरी हिस्से में बाइडेन ने पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब यही निकाला गया कि ये बातें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के लिए कही। यही नहीं, अपने इसी दौरे में उन्होंने पुतिन को कसाई तक बता दिया था। बाइडेन के इन्हीं बयानों से रूस भड़क गया और अमेरिका में भी कई सांसदों ने बाइडेन को घेर लिया। और यही नहीं, बाइडेन की जुबान से जो बातें निकली वो फ्रांस और जर्मनी को भी पसंद नहीं आई। ये दोनों ही देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में जर्मनी ने साफ किया कि नेटो का रूस में सत्ता परिवर्तन करवाने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इशारों में बाइडेन को इस तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी। ये पूरा विवाद होने पर व्हाइट हाउस को भी अपने राष्ट्रपति के बचाव में उतरना पड़ा। उसने सफाई दी कि बाइडेन का ये बयान पुतिन के लिए नहीं था और अमेरिका नहीं चाहता कि रूस की सत्ता में बदलाव हो। इस बीच 9/11 के हमले की सटीक भविष्यवाणी के लिए मशहूर बाबा वेंगा नाम की ज्योतिषी एक बार फिर चर्चा में आ गई। दावा यह है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि पुतिन पूरी दुनिया के शासक होंगे। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि यह भविष्यवाणी 1979 में किए जाने का दावा है, जबकि उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्र केवल 27 साल थी। राजनीति में उन्होंने कदम तक नहीं रखा था। पुतिन राजनीति में आने से पहले रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 1979 में ही बाबा वेंगा ने बता दिया था कि सभी बर्फ की तरह पिघल जाएंगे, केवल एक ही चीज अछूती रह जाएगी, व्लादिमीर की शान, रूस की शान। पहले दावा किया गया था कि बाबा वेंगा ने अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग की तरफ इशारा भी उनकी कुछ बातों में होने का दावा किया गया है। खासतौर पर पुतिन से जोड़कर उनकी जिन लाइनों को देखा जा रहा है, उनमें उन्होंने कहा है कि रूस को कोई रोक नहीं पाएगा, वो अपने रास्ते से सब कुछ हटा देगा और दुनिया का शासक बन जाएगा। 12 साल की उम्र में वेंगलिया पांडेवा गुस्टरेवा नाम की महिला ने एक तूफान में आंखों की रोशनी खो दी थी। बाद में वो एक ज्योतिषी बनी और बाबा वेंगा के नाम से मशहूर हुई। 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उधर यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक मदद पहुंचाने के लिए रूस ने अपनी सेना के कुछ हेलीकॉप्टर रवाना किए। फौजियों की जरूरत का सामान ले जाते हुए इन हेलीकॉप्टरों का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जंग लड़ रहे उनके सैनिकों के लिए उनकी जरूरत का सामान ले जाते दिखे, जिनमें रूसी फौजियों के लिए खाने का सामान और पीने के पानी की बोतलें भी शामिल रहीं। उन चीजों में खाना पकाने का तेल भी रूस से यूक्रेन भेजा गया। इस सामान को लेने के लिए कई रूसी ट्रक उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां उस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। दोनों तय समय के मुताबिक वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन हेलीकॉप्टरों से एक एक कर सामान उतारा गया।
रूस के लगातार होते हमलों के सामने यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस को करारा जवाब दिया, जिसके लिए उसने रूस की तरह ही आसमान का रास्ता चुना और उसके ठिकाने पर हमला बोल दिया। वीडियो में यूक्रेन के फाइटर जेट जंगल के ऊपर मंडराते नजर आए, जिसके बाद उनमें बैठे जवानों ने वहां मौजूद रूस की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों पर निशाना साधा और लगातार 2 धमाके किए। फिर तीसरी और उसके बाद चौथी मिसाइल भी एकदम ठिकाने पर गिरी, जिसकी वजह से वहां आग धधक उठी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना की कई फौजी गाड़ियों और हथियारों से भरे ट्रकों को निशाना बनाया, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन अब यह साफ माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर रूस की फौज का कब्जा हो चुका है। मारियोपोल पर पिछले करीब 10 दिन से भीषण बमबारी हो रही थी, जिसके बीच 4 लाख से ज्यादा लोगों के फंसे होने का दावा किया जा रहा था। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों और बमबारी की चपेट में वहां के आम लोग भी आ रहे थे। इसीलिए यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन का यह शहर नर्क बन चुका है। मारियोपोल को पूरी तरह से घेरा हुआ था रूस की सेना ने, लेकिन शहर की कुछ अहम जगहों पर यूक्रेन की फौज रूस को कड़ा जवाब दे रही थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्वी छोर पर बसे इस शहर पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका है। वहीं रूस के हमले में बर्बाद हो चुके मारियोपोल के शरणार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के एक गांव बिजमिने में कुछ टेंट लगा दिए गए। ये गांव वहां के डोनेस्क प्रांत का हिस्सा है, जहां मारियोपोल के शरणार्थियों के लिए करीब 50 टेंट लगाने की खबर है, जिसके बाद जंग में अपना सब कुछ गंवा चुके सैकड़ों लोग वहां पहुंचे अपना सिर छिपाने के लिए और अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन एक ठिकाना देने के लिए। वहां पहुंचे इन शरणार्थियों को खाने पीने का सामान दिया गया, साथ ही उनकी जरूरत का दूसरा सामान भी उनमें बांटा गया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रहने वाले लोगों ने रूस पर जबरन युद्ध में झोंकने का आरोप लगाया। डोनेस्क यूक्रेन का वो राज्य है जिसे रूस जंग से 2 दिन पहले ही स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है और जंग शुरू होने के बाद से ही वहां कब्जे के लिए रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सबके बीच वहां रहने वाले लोगों ने रूस पर उन्हें जबरन युद्ध में झोंकने का आरोप लगा दिया। अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए वहां के नागरिकों ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक ट्रक में बैठे कई लोग रूसी सेना के कपड़े पहने दिखाई दिए, जिनमें आदमियों के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आईं। इस दौरान उनके हाथों में हथियार भी दिखे। देखने से ऐसा लगा जैसे सभी लोग जंग लड़ने के लिए जा रहे हों। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पहले रूस ने उन्हें जबरन सेना में भर्ती किया और फिर यूक्रेन की सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया। मतलब ये रूस के दबाव में आने से यूरोप के देशों ने साफ इनकार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति के आदेश पर वहां की तेल कंपनियों ने यूरोप के देशों को यह कहा था कि तेल और गैस के बदले में उन्हें भुगतान रूस की करेंसी रूबल में देना होगा। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि बैंकिंग सिस्टम से रूस के बैंकों को अलग किए जाने के कारण रूस की करेंसी की कीमत बुरी तरह गिर रही थी। दूसरी तरफ डॉलर में पेमेंट लेना भी उसके बैंकों के लिए मुश्किल हो गया था। दोनों परेशानियों का हल निकालते हुए रूस ने बड़ा फैसला लिया था और यूरोप के देशों से भुगतान रूबल में लेने का फैसला किया था। लेकिन रूस के इस फैसले को न मानकर यूरोप के देशों ने पुतिन को बड़ा झटका दिया है। यूरोप ऊर्जा से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह रूस पर निर्भर है। वहां के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के कुल इंपोर्ट का 30% रूस से आता है। ऐसे में रूबल को लेकर शुरू हुआ विवाद यूरोप में तनाव की नई वजह बन सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के काफिले को उड़ाने का दावा किया। उसने हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ गाड़ियों का काफिला सड़क से गुजरता दिखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कई गाड़ियों में एक साथ धमाका हुआ और उनके परखचे उड़ गए। ऐसा लगा मानो एक साथ टारगेट करके हमला किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि गाड़ियों का यह काफिला रूस की सेना का था और उसके हमले में रूस के कुछ सैनिकों की मौत भी हुई। इस बीच फ्रांस ने यूक्रेन की मदद के लिए जरूरत का सामान और गाड़ियां यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया पहुंचा दी, जहां से उसे यूक्रेन भेजे जाने की तैयारी की गई। इसमें बड़ी तादाद में दमकल की गाड़ियां थीं, जिनका बड़ा काफिला रात में रोमानिया में दाखिल हुआ और सुबह उनकी जांच की गई। इसके साथ ही कई बड़े ट्रक में लादकर छोटी कार लाई गई, जिनका इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर किया जाएगा। मदद की इस खेप को यूक्रेन रवाना करने से पहले उन्हें अच्छे तरीके से चेक किया गया ताकि चूक की कोई गुंजाइश न रहे।